नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है गोद लिया बेटा सगा या सौतेला, दिल को छू लेने वाली कहानी। यह कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इतने महंगे कपड़े, सामान और खिलौने लेने की क्या ज़रूरत है माँ जी? फिर अभी तो इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास, मुक्ता ने कहा। पर फिर भी शायद वह उसकी मंशा समझ नहीं सकी। पैसे नहीं है तो क्या फ़र्क पड़ता है, सामान अलग कर कुछ एडवांस दे देते हैं, कल आकर ले जाना। कम से कम दोबारा पसंद करने के झंझट से तो बचेंगे। वे सचमुच आज ही ये सब काम समाप्त कर लेना चाहती थी। 2-4 दिनों में उनके बहन बहनोई और अपने बेटी, दामाद और बच्चों के साथ आने वाले हैं। इतने सारे लोगों के एक साथ आने से घर में कितनी सारी तैयारियां, कितने ही काम हो जाते हैं। ऐसे में कम से कम सबके लिए ये उपहार इत्यादि खरीद लेने वाला काम ही है जो समाप्त कर लेते हैं। पर मुक्ता थी कि टाले ही जा रही थी, मानो उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी ही न हो। सारी चीज़ें तो मुझे याद है माँ जी, विकास के साथ स्कूटर से आकर भी तो ले जा सकती हूँ। वे भी पसंद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। फिर मुक्ता ने हॉर्लिक्स, उनकी दवाइयाँ और फल इत्यादि खरीदे और घर लौट आई। घर के कामों में हाथ चलता है इस लड़की का, वे सोच रही थी। आते ही झटपट फलों का जूस तैयार करके एक गिलास उन्हें थमा गई और दूसरा अपने नन्हे से बेटे अनिमेष को। रात के खाने की तैयारी के साथ साथ बेटे को गिनती याद करा रही थी। उधर वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धुल रहे थे, पर इतनी व्यस्तता में भी वह उनके कमरे में आकर खिड़की दरवाजे बंद कर पर्दे खींचने नहीं भूली कि शाम के समय ध्यान न दो तो सारा घर मच्छरों से भर जाता है। जाते जाते यह भी बता गई कि आज रात में वह परवल की उबली सब्जी ही बना लेगी, क्योंकि वह उनके दांतों को तकलीफ नहीं देगी। तभी विकास का फ़ोन आ गया कि दांतों के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिल गया है और वह 10-15 मिनट के अंदर घर पहुंचकर माँ जी को वहां ले जाएगा। तो मुक्ता ने जल्दी से आकर उनके धुले कपड़े वगैरह निकाल दिए, चश्मा और चप्पलें तक लाकर पास में रख दिया। संतोष से राधिका का दिल भर आया। क्यों इन बच्चों पर शक करके अपना परलोक बिगाड़ना पड़ रहा है? जिस कसक को सीने में दबाए जिंदगी बिता दी थी, ये बच्चे तो उन्हें वो सुख दे रहे हैं। आजकल पुरानी बातें कुछ इस तरह याद आने लगती हैं जैसे चित्रपट पर कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। इसी घर में एक दिन उनकी डोली उतरी थी। उत्साह और ललक के साथ उनकी सास उनकी आरती उतार कर उन्हें अंदर लाई थी, जहाँ थे एक धीर गंभीर स्नेहिल ससुर, दुलारे देवर और हर समय प्यार छलकाते पति धीरज। दुनिया का हर सुख मिला था उन्हें, पर मुट्ठी में बंद रेत की तरह धीरे धीरे छिनने ही लगा। हुआ यह कि 6-7 साल उनकी कोख भरने का इंतजार किया गया। फिर शुरू हुआ डॉक्टरी जांच, परीक्षण, मनौती मनौवल और थोड़ा बहुत पीर फकीर ज्योतिष। पर एकाएक हर कोशिश का पटाक्षेप हो गया कि रिपोर्ट आई कि उनका गर्भाशय पूरी तरह विकसित ही नहीं है। अतः बड़े ऑपरेशन के बाद भी गर्भधारण की संभावना केवल 2-4% की ही थी। सास ससुर के चेहरे उतर गए, उनका अपना आत्मविश्वास भी पूरी तरह डगमगा गया था। पर पति धीरज उन क्षणों में अडिग होकर खड़े हो गए थे। दबे स्वरों में फुसफुसाती माँ और आंखों में आंसू भर भर कर मनुहार करती पत्नी को उन्होंने दृढ़ शब्दों में बता दिया कि वे दूसरी शादी करने को कतई तैयार नहीं हैं, कि किस्मत में अगर बाल बच्चे होने थे तो वो एक ही शादी में मिल गए रहते, और अगर नहीं है तो उनका पुरुषार्थ किस्मत की वैसाखी का मोहताज नहीं है और किसी औलाद के बिना ही खुश रखने का दमखम है उनके अंदर। वचन निभाया था उन्होंने कि सारी दुनिया का दबाव सह कर भी झुके नहीं, न दूसरी शादी ही की, न दूसरे के बच्चे को देखकर आह ही भरी। अपनी राधिका को हमेशा रानी महारानी की तरह रखा। बस जीवन के खालीपन या एक शिशु की कमी की शिकायत को कभी जबान तक लाने की इजाज़त नहीं दी। खुद को अपने कामों और समाज सेवा में इतने व्यस्त कर लिया कि किसी और चीज़ की याद ही नहीं रही। यूं ही जाने कितने बरस बीत गए। 60 साल की उम्र हो गई उनकी। फिर एक दिन पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। कहाँ कहाँ नहीं फिरी राधिका उनको लेकर, दिल्ली, बम्बई, फिर बंगलौर में ऑपरेशन कराया, जो भी पड़ा अकेले झेला। कोई साथ देने वाला नहीं मिला तो क्या, अपने प्रियतम की किसी भी आवश्यकता के लिए जान भी देने को तैयार थी वह तो। शरीर बस अधूरा था, पर जीवन के किसी भी सुख से वंचित नहीं रखा कभी, कि इस देवता स्वरूप इंसान ने स्वयं अपने आप से भी बढ़कर प्यार और मान दे दिया उनको।
पर इस बार का अपनी राधिका का ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सके थे धीरज। शायद उनको अपनी अल्पायु का अंदाजा था या जो भी हो, पर इस बार बीमारी में उन्हें देखने जो राधिका के बहन बहनोई आए तो उन्हीं के सामने बिफर पड़े थे। वो जिंदगी में पहली बार अपने अंदर की शून्यता को किसी के सामने स्वीकार किया था। कोई तो होना ही चाहिए अपना नाम लेवा। मुझे पता है कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, पर राधिका को मैं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता। उनके जिस भोलेपन पर मैं फिदा था, अब वह उनकी बहुत बड़ी कमी साबित होने वाला है कि ये दुनिया तो उनको नोच कर खा जाएगी। केवल अपनी जिद की वजह से देर की मैंने। काश की उम्र रहते ही कुछ कर लिया होता, पर अब तो एक बच्चे को बड़ा करने भर भी उम्र नहीं बची मेरे पास। उनके दुख से दुखी बहन बहनोई ने अगले ही दिन अपना 17 वर्षीय बेटा विकास लाकर उन्हें सौंप दिया था। फिर आनन फानन में गोद लेने की सारी रस्में और कानूनी प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। और जब तक राधिका के देवर आए थे, विकास धीरज और राधिका का कानूनी बेटा बन चुका था। राधिका के ये बहन और धीरज का ये छोटा भाई ले देकर अपना कहने को इस दुनिया में यही दो तो रिश्तेदार हैं राधिका के। जिंदगी भर धीरज ने इन्हीं दो घरों में जी भर कर प्यार और उपहार बांटे थे। इन दोनों परिवारों का हर सदस्य उन्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यारा था। फिर भी आज विकास को अपने सीने से भींच कर लगा था कि अपना तो अपना ही होता है। बरसों से अंतर में दबा प्यार किसी उद्यम बरसाती नदी सा सारे बांधों को तोड़ उमड़ आने को बेकरार था। पर उसी समय देवर ने आकर संबंधों की एक नई ही व्याख्या कर डाली। ये सारी चालाकी केवल आपकी संपत्ति हथियाने के लिए है भैया जी। 17 साल उन लोगों को माँ बाप पुकारने के बाद ये छोकरा भला आपका क्या होगा? अपने भांजे के लिए भाभी की कमजोरी मैं समझ सकता हूँ, पर आपको क्या हुआ था? 2-4 साल में सब कुछ समेट कर भाग लेगा तो आपके बुढ़ापे का क्या होगा? और कुछ नहीं तो कम से कम रुपए पैसों का सहारा तो होता ही है। वह भी नहीं रहा तो कहाँ जाइएगा आप लोग? क्यों, तू नहीं है क्या? तू नहीं संभालेगा हमें? कहने को कह गए थे धीरज, पर शक का कोई छोटा सा कीड़ा तो घुस ही गया था उनके अंदर। जानते थे राधिका हर किसी की हर बात पर तुरंत विश्वास कर बैठती है। किसी में कोई बुराई उन्हें जल्दी नजर ही नहीं आती है। परेशान हो उठे थे वह। उसी दिन से शुरू कर दिया था अपनी समस्त धन संपत्ति का हिसाब किताब। मकान राधिका के नाम करके पक्की रजिस्ट्री करवा ली थी। बैंक के लॉकर की चाबी, रजिस्ट्री के कागजात, बैंक जमा रसीद, पासबुक, शेयर, सारी चीज़ों को रोज़ एक बार दिखाकर उनके बारे में बताते समझाते थे। पर राधिका थी कि कुछ ठीक से देखती ही नहीं थे। बस तुनक कर कह देती, देखो जी मुझे तो तुमसे पहले जाना है, सो मैं यह सीख कर क्या करूँगी। फिर विकास धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने लगा। भीगती मसों वाला अजीब सा चुप्पा लड़का, सुनी सुनी आँख लिए खिड़की पर बैठा बाहर आसमान निहारता रहता। धीरज उसे पुचकारते, साथ बैठाकर खिलाते पिलाते, उसका मन समझने का प्रयत्न करते, पर उसका वह हंसना बोलना शरारतें करना लौटा नहीं पाए। राधिका समझती थी कि जड़ से उखाड़ कर एक पौधे को भी दूसरी जगह रोपो तो पनपने में समय लगता है। यह तो फिर भी हाड़ मांस का बना इंसान है। अपने जन्म देने वाले माँ बाप को कोई ऐसे ही तो नहीं भूल जाएगा। सचमुच धीरे धीरे फिर वह बदलने लगा। उसका बचपना समाप्त हो गया था। अब वह धीर गंभीर बेहद मितभाषी पुरुष बन गया था। और सबसे बड़ी बात, अपने इन नए माँ बाप को अपना लिया था उसने। धीरज के कितने ही काम संभाल लिए और राधिका को माँ पुकार कर उसके धधकते कलेजे पर ठंडक के लेप लगा दिए थे। देवर के परिवार से इस बीच कुछ दूरी सी हो गई थी। राधिका ने उसे पाटने में अपने भरसक कोई कमी नहीं उठा रखी थी, पर कुछ नहीं कर पा रही थी। अलबत्ता बहन बहनोई का परिवार बेहद सगा हो गया था और अक्सर आने लगा था। वो राधिका को देवर की नाराज़गी का मतलब समझाते। तुम्हारी संपत्ति का वारिस आ गया है ना, इसी से नाराज़ होकर उन्होंने आंखें फेर ली है। पहले सोच रहा होगा कि बूढ़े बुढ़िया का है ही कौन, दोनों की आंखें बंद करते ही सब कुछ अपने आप उन्हें ही मिल जाना था। अब जो विकास बीच में आ गया तो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं वह। पर यह सब राधिका को कभी समझ में नहीं आया। कैसे मान लेती कि संबंधों का आधार केवल पैसा होता है। वह तो कुछ भी लेकर नहीं आई थी इस घर में, पर कौन सी कमी रही उन्हें। उन्हीं धीरज के भाई के लिए ऐसी बातें कैसे मान ले वह। उसके बाद 4-5 वर्ष और जीवित रहे धीरज। उनके अंतिम समय में विकास ने बहुत सेवा की थी उनकी।
अपना सगा बेटा होता तो क्या करता ये तो नहीं मालूम, पर राधिका महसूस करती थी कि इससे बढ़कर कोई और क्या करेगा। अंतिम समय में संभालने के लिए बहन बहनोई भी आ गए थे, पर किसी के संभालने से क्या कभी वक्त की गति रुकी है। अपनी बिलखती राधिका को छोड़कर धीरज निष्ठुरता के साथ चले गए। फिर 13 दिनों तक घर में लोगों का आना जाना कुछ इस तरह चलता रहा मानो शोक का भी कोई अपना उत्सव होता हो। आने वाला हर कोई अपने अपने ढंग से राधिका को सांत्वना दिलासा देता, पर लौटने के पहले उनके कानों में यह मंत्र फूंकना न भूलता कि वह अपनी धन संपत्ति अपने ही हाथ में रखे, भूल कर भी विकास या किसी और के हाथ में न सौंप दे, वरना भविष्य में भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। पर हाय रे राधिका, हर बार की तरह इस बार भी कोई बात उनकी समझ में नहीं आई। देख नहीं रही थी क्या कि इन कर्म कांडों में कितना खर्च हो रहा है, और ये भी पता था कि इस समय ये सारा खर्च विकास की तनख्वाह से ही हो रहा है। नई नई नौकरी है बेचारे की, अभी से क्या क्या करेगा। इसी से तो लॉकर की चाबी और बैंक की पासबुक उसे सौंपने गई थी। वैसे भी ये सारा हिसाब किताब रखना उनके बस के बाहर था, और फिर जब बेटा जवान हो तो उन्हें इन चीज़ों में सर खपाने की भला क्या ज़रूरत है। पर उसने लौटा दिया था, कहा अपने पास ही रखिए, जब ज़रूरत होगी तो मांग लूँगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन आकर सब मांग भी ले गया। पता नहीं कहाँ कहाँ दस्तखत भी करा लिए थे, और राधिका ने सरल मन से सोचा था शायद आज ही इसकी ज़रूरत पड़ गई हो। मन में चोर होता उसके तो कल जब देने गई थी तब मना क्यों करता। विकास के कमरे में उसके असली माता पिता देर तक पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे थे कि राधिका 2 बार चाय के लिए बुलाने गई, पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर खुला तो बहन बहनोई का सामान बांधा जा चुका था। बहुत पूछने पर उखड़े स्वरों में बहन ने बताया कि कुछ ज़रूरी काम याद आ जाने से उन्हें तुरंत लौटना पड़ रहा है। हो सका तो कुछ समय बाद फिर आने की कोशिश करेंगी। रोकती रह गई थी राधिका, पर कुछ नहीं हुआ। जाने क्यों लगता था जैसे हाथों से सब कुछ ही छूटा जा रहा हो। धीरज चले गए, नाते रिश्तेदार रूठ गए, और फिर विकास भी दिन भर के लिए ऑफिस जाने लगा। खाली निठल्ली सी दिनचर्या और काट खाने को दौड़ता सूना घर। लगता वह पागल ही हो जाएगी। पड़ोस की मुक्ता उन्हें पसंद थी। विकास से ब्याह की बाबत पूछा तो शर्मिली सी मुस्कान मुस्कुराकर चुप रह गया। फिर उन्हें लगा कि इस विवाह के लिए सबसे पहले बहन बहनोई की सहमति लेने की आवश्यकता है। अतः 2-3 पत्र डाले, फोटो भी भेजी, पर उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब क्या करती वह, मजबूरन सारा काम अकेले ही हाथों से निपटाना पड़ा था उन्हें। बहन के व्यवहार पर आश्चर्य भी बहुत था कि अपने ही बेटे के विवाह में इस तरह दिलचस्पी न लेने का क्या अर्थ है, पर उन लोगों के किसी भी व्यवहार का मतलब आज तक उसकी समझ में नहीं आता था। फिर एकाएक शादी का कार्ड मिलते ही हड़बड़ा कर आ गए वे लोग, और एकदम उलाहना बहन देने लगी। विकास को हमसे एकदम पराया ही कर दिया तूने, तो सब कुछ भूल ही जाऊं, पर यह कैसे भूल सकती हूँ कि 9 महीने कोख में रखा है मैंने उसे। भला यह सब भी कोई बात है। राधिका ने विकास को बुलाकर सामने खड़ा कर दिया। पूछ इससे, सारी चिट्ठियाँ अपने हाथों से पोस्ट की है। मैं तो खुद हैरान हूँ कि तू आई क्यों नहीं। जाने क्या था विकास की आंखों में कि बहन की अचानक बोलती ही बंद हो गई। सिर पिटाकर चुप रह गई। देवर तो शादी में भी नहीं आए। बहन बहनोई भी केवल 2-3 दिनों में ही लौट गए। पर राधिका का घर अब भर गया था। पहले पायल रुनझुनाती मुक्ता आई, और फिर दुनिया की समस्त खुशियाँ लेकर यह अनिमेष। मानो जाने कब के रूठे बाल गोविंद उनके आंगन में आ बाल लीलाएं करने लगे हों। उनका रोना, खिलखिलाना, ठुमक कर चलना जाने कब से सुनी पड़ी हृदय की बगिया लहलहा उठी थी। इसके अलावा विकास और मुक्ता हर समय उनके इर्द गिर्द फिरते, उनकी हर इच्छा का सम्मान करते। सुखों के आधिक्य से झोली भरी थी, पर आंखें हमेशा भर आती। यह सब देखने को धीरज क्यों नहीं रुके। अनिमेष के साथ खेलने का सुख उनकी किस्मत में क्यों नहीं रहा। फिर धीरज क्या गए, जीवन भर के दुलारे भाई बहन ने भी मुंह मोड़ लिया। आखिर कौन सी खता हो गई उनसे कि भाई की मृत्यु होते ही देवर ने उनसे कोई संबंध ही नहीं रखना चाहा। बहन बहनोई ही अनिमेष के जन्म पर एक दिन के लिए आए थे बस। वे दोनों को लंबी लंबी चिट्ठियां लिखती, जाने अपराधों की भी माफ़ी मांगती, पर किसी को उनका ख्याल क्यों नहीं आता था। फिर एक दिन देवर देवरानी आ ही गए थे। खुशी के आंसू आ गए थे राधिका की आंखों में। वह क्या जानती नहीं अपने देवर को।
यह सब किसी संपत्ति का चक्कर नहीं था। शायद उनसे राय लिए बिना विकास को जल्दबाजी में अपना लिया। उससे नाराज हो गए वो, पर नाराज तो अपनी भाभी की सुरक्षा को लेकर ही थे ना। इसी से तो भाई की मृत्यु के समय दबी आवाज में उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव भी रखा था उन्होंने। अब जो देखेंगे कि कितना सम्मान देता है विकास उनको, तो कितने खुश होंगे। सचमुच उनकी संतुष्टि के लिए उनका एक बार यहाँ आना बहुत ज़रूरी था। पर यह क्या, उन लोगों के आते ही घर मानो दो खेमों में बंट गया। देवरानी ने राधिका की सुसुरवा का सारा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया और मुक्ता के कामों में अनगिनत दोष निकालने शुरू कर दिए। तो मुक्ता अपने आप में ही सिमट सी गई। परिणाम स्वरूप तेज स्वभाव और तेज आवाज़ से देवरानी ने 2 ही दिनों में घर का पूरा शासन संभाल लिया। अजीब मन स्थिति में आ पड़ी थी राधिका। देवर देवरानी का प्यार मन को भिगो जाता, पर जब वही लोग मुक्ता और विकास को कुछ कटु बोलते तो तकलीफ भी बहुत होती। जिस अनिमेष को वो दिन भर छाती से लगाए घूमती थी, उसके गालों पर देवरानी का झापड़ भला कैसे बर्दाश्त होता। ये उनकी देवरानी शुरू से ही थोड़े उतावले स्वभाव की है। कितनी ही बार जब अपने बच्चों को पीट देती थी तो राधिका ही उन्हें सीने से लगाकर चुप कराती थी। यूँ जहाँ बर्तन होते हैं कभी कभार खटक हो ही जाते हैं। सो मन में थोड़ी बहुत नाराज़गी भले ही हो, अपना समझती है अनिमेष को, तभी तो गलत जीत के लिए सजा दी। कभी सुना है कोई किसी पराये को सुधारने की कोशिश कर रहा हो। फिर देवर को अपने बेटे के व्यापार के लिए 70,000 रुपयों की ज़रूरत पड़ गई थी। 4-6 महीनों में ही जब वह लौटा देंगे तो उनको ये पैसे दे देने में राधिका को भला क्या परेशानी हो सकती थी। उन्होंने विकास से कहा कि बैंक से पैसे लाकर अपने चाचा जी को दे दे। देवर मानो आसमान से गिरे थे जब उन्हें पता चला कि रुपए पैसों का सारा भार वे विकास को सौंप चुकी हैं। पति पत्नी के चेहरे उतर गए थे और वह थी कि विकास की विश्वसनीयता इसी समय साबित कर देना चाहती थी। वह रुपए लाने की बात को कल परसों पर टाल रहा था और वह आज और अभी मांग रही थी। क्या हो गया है इस लड़के को? कहीं सचमुच जो देवर कह रहे हैं वही तो सच नहीं? पर ऐसा संभव नहीं। आज तक उनके किसी खर्च की तरफ उंगली नहीं उठाई है विकास ने। जिंदगी भर बागवानी का इतना शौक रहा है उन्हें कि जब जो नायाब पौधा दिखा किसी भी कीमत पर खरीद लाई। आज भी वैसे ही ला रही हैं। धीरज की शुरू की हुई विकलांगों और अनाथ बच्चों की संस्थाओं को अभी भी उसी तरह नियमित मदद की जा रही है। पिछले दिनों महरी की बेटी की शादी भी पूरे धूमधाम से कराई थी उन्होंने। कभी भी तो पैसा उनके किसी काम किसी चाह के आड़े नहीं आया था। वाकई गाजी गिर पड़ी थी उनके सिर पर जब विकास ने पासबुक और पता नहीं कौन कौन से कागज़ दिखा दिए कि बैंक में एक पैसा भी नहीं बचा है। देवर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो गए कि इतने रुपए कहाँ गए। तो विकास ने ठंडी आवाज़ में कहा, गृहस्थी पर खर्च हो गए। कितने सारे रुपए थे? फिक्स डिपॉजिट, शेयर, म्यूचुअल फंड, सरकारी योजनाएं, वे तो ठीक से जानती तक नहीं। तो क्या सचमुच सब विकास के हाथ में सौंप देना गलत हो गया? ये सेवा, प्यार, दुलार सब केवल उनसे रुपए पैसे छीनने का उपक्रम मात्र था। अब अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन उन्हें दूसरों के घर के बर्तन मांजकर गुजारने पड़ेंगे। अफसोस होने लगा कि जब एक दिन धीरज उन्हें सब कुछ बताना सिखाना चाहते थे तो उन्होंने सीखा क्यों नहीं। दुनिया भर के लोगों की सीखें एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर क्यों निकाल देती रहीं। गुस्से में भरे देवर देवरानी अपना सामान समेट कर लौटे जा रहे थे, पर उन्हें होश ही नहीं था। पर उन्हें अपने मकान की रजिस्ट्री के उन कागजों को छिपा कर रखने में व्यस्त थी जो संयोग से अभी तक उन्हीं के हाथों में बचे रह गए थे। मकान बचा रहा तो कम से कम सड़क पर आने की नौबत तो नहीं आएगी। उन्होंने विकास और मुक्ता से बात करनी छोड़ दी थी। अनिमेष पास आता तो अपनी भावनाओं को दबाकर मुंह फेर लेती। स्वयं ही अपने लिए रोटी बनाने लगी थी वह, और इस समय में बहू मुक्ता के आंसू उन्हें घड़ियाली लगते। आश्चर्य भी था मन में कि विकास को किसी तरह का व्यसन नहीं, कोई गंदी आदत नहीं। फिर उतने पैसे किस चीज़ में खर्च हुए होंगे? मुक्ता में भी तो ज़्यादा जेवर कपड़ों की चाह नहीं दिखाई पड़ती थी, पर क्या पता कहीं मकान जायदाद खरीद ली हो। सीने और बाहों का दर्द इधर काफ़ी बढ़ा हुआ था। ज़रा सी थकान होने पर फूलती सांसों को नियंत्रित करना असंभव होने लगता था। और उस दिन तो सुबह से ही सर भी चकरा रहा था, पर क्रोध के कारण किसी को बताया ही नहीं। चक्कर खाकर जो गिरी तो अस्पताल में ही होश आया।
आंखें खुलने पर सामने बदहवास से विकास और मुक्ता को देखकर दुखी मन को संतोष सा मिला कि चलो कुछ भी हो, पर अभी तक वह अकेली नहीं हुई है। काफ़ी दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। दर्द, तकलीफ, जांचों और डॉक्टरों का एक लंबा सिलसिला चला और फिर पूरा परिवार उन्हें लेकर दिल्ली चला आया। यहाँ भी वही अस्पताल, दवाइयाँ, डॉक्टर, नर्सें, पर किसी ने उन्हें ठीक से बताया ही नहीं कि उन्हें क्या हुआ है। पता तो तब चला जब उनके दिल का ऑपरेशन सफल हो गया और वह भली चंगी हो गई। लाखों रुपए खर्च कर दिए थे विकास ने उनके इलाज पर, और वह आश्चर्य से भरी पूछ भी न सकी थी कि जब बीमारी पर खर्च करने को इतने पैसे थे तो उस दिन छोटी सी रकम के लिए देवर को नाराज कर सारी बिरादरी में नाक क्यों कटवा ली थी। देवर की चिट्ठियां लगातार आने लगी थी कि इतनी धोखाधड़ी के बाद विकास को घर से निकाल देना ही उचित है और अपने मकान के कागज वह संभाल कर रखें और भूल कर भी अपने बहन के परिवार को हाथ न लगाने दें। एक पत्र में मकान को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने बेटे के नाम वसीयत कर देने की सलाह भी उसे दी थी, पर राधिका इस बार अपने मन में चुभी एक फांस को नहीं निकाल पा रही थी कि इतनी बीमार रही वह देवर देवरानी न मिलने आए, न हाल ही पूछा। कहीं सचमुच सारी रिश्तेदारी लालच तले तो नहीं दब गई है। फिर विकास ने उनके पैसे भले दबा लिए हो, पर सेवा तो कर रहा था न। इसके अलावा अब अपना ये मकान अपने हाथों में बचा आखिरी तुरुप का पत्ता लगने लगा था। यदि इस लालच में विकास का सानिध्य मिल रहा है तो इसे अपने हाथ में ही बचाए रखने में क्या खराबी है। मरने के बाद यह किसको मिलेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। बिरादरी में विकास की इस बेईमानी की खबर फैलाने में कोई कसर नहीं रखी थी देवर ने। और आश्चर्य की बात तो ये है कि राधिका के इतने बुलावे के बावजूद जो बहन बहनोई इतने समय से नहीं आए थे। बदनामी की इस कहानी को सुनते ही बेटी दामाद सबके साथ आने का कार्यक्रम बना बैठे। बहुत दिनों के बाद घर में कोई आ रहा था। राधिका उनका जी भरकर स्वागत सत्कार करना चाहती थी, सबको उपहारों से लाद देना चाहती थी। यही कुछ तो उन्होंने जीवन भर किया था, इसी की आदत थी उनको। यह भी लगता था कि यह सब खर्च तो विकास के अपने परिवार पर हो रहा है, अतः उसमें उसके किसी ऐतराज का तो सवाल ही नहीं उठता। विकास और मुक्ता अगले दिन भी वे उपहार खरीदने बाजार नहीं गए और उसके अगले दिन भी वे रटती ही रह गईं। यहाँ तक कि बहन का परिवार भी आ गया। सबको खिलाते पिलाते बातचीत करके राधिका के मन में अपनी मजबूरी चुभती रही कि आज ऐसा दिन आ गया जब हाथ में कुछ रुपए तक नहीं बचे कि उपहार न दे पाने की सूरत में वह विदाई के समय कुछ नगद ही सबके हाथ पर रख सकती। एक बार फिर विकास के कमरे में बहन बहनोई कमरा अंदर से बंद करके बैठे थे। इस बार मुक्ता, उसके ननद नंदोई, विकास सब अंदर थे। बस वही एक अनिमेष को संभाले बाहर बैठी थी। मन में फिर एक फांस सी चुभी कि वे सब तो एक ही परिवार के लोग हैं, बस वही एक पराई हैं जो बाहर हैं। फिर एकाएक ही कमरे में से विकास के जोर जोर से चिल्लाकर बोलने की आवाजें बाहर आने लगी। हतप्रभ रह गई थी वह। धीर गंभीर समझदार विकास को तो उन्होंने कभी किसी पर गुस्सा करते भी नहीं देखा था। वह भला इतना अधीर हो चिल्ला कैसे सकता है। बेचैन सी दौड़ गई थी वह, पर कमरा अंदर से बंद था, सो उन्हें दरवाजे पर ही रुक जाना पड़ा था। अंदर आवाजें तेज थी और एक दरवाजे का आवरण उन्हें छिपा नहीं पा रहा था। गुस्से से भरा हुआ विकास चीख चीख कर कह रहा था, कितनी बार कहा है कि जो मुझे उचित लगेगा वही करूँगा मैं, फिर क्यों चले आते हैं आप लोग बार बार। क्यों सारी मलाई अकेले हड़प कर जाना चाहता है। क्या तेरे भाई बहन माँ बाप का उस पर कोई हक नहीं। यह राधिका की बहन की आवाज़ थी। कोई मलाई नहीं खा रहा मैं, जितना कमा सकता हूँ उतना ही खर्च कर रहा हूँ। फिर कैसे भाई बहन, आपने मुझे किसका सगा होने दिया। क्यों मैं इतना भारी हो गया कि दूसरों को दे डाला गया। मैं बच्चा तो था नहीं। एक बार भी मुझसे पूछने की ज़रूरत क्यों नहीं समझी कि मैं आपके लालच पर बलिदान होना चाहता हूँ या नहीं। मैं तो कहीं का नहीं रहा न कि जिसका था उसने निकाल दिया और जिनके पास पहुँचा उनको अपनाना आसान नहीं था। विकास ने कहा तो बहनोई की तैस भरी आवाज़ आई, अरे किस साले ने कहा था अपनाने को और ऐसा ही तैसी बनने को। कितनी बार समझाया था कि माल मत्ता समेट कर अपने घर लौट आओ। किसको कहूँ अपना घर, किसको धोखा दूँ। उनको जो मेरे ऊपर स्वयं से बढ़कर यकीन करते थे, या आपको जिसने मुझे धोखा देने में कोई कसर नहीं रखी, या फिर अपने आप को चोरी के थोड़े से रुपयों के लिए क्या आपने मुझे बेच नहीं दिया। विकास की आवाज़ में दर्द था। आया बड़ा हरिश्चंद्र, इतने ही ईमानदार थे तो आज क्या हो गया। क्यों छीन लिया बुढ़िया से सब कुछ।
सच पूछ तो पूरा हथिया लेने का लालच है तेरे अंदर, जो हमें ऐसे ही टरका देना चाहता है। मरेगी तो मकान अपने आप तेरे ही नाम हो जाना है। बहनोई बेहद क्रोध में थे। सच एकदम नंगा होकर राधिका के सामने खड़ा था। आज वह अपने आंसू रोकने में स्वयं को असमर्थ पा रही थी। जी चाहता था सबको धक्के देकर अपने घर से बाहर कर दे और दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। अंदर बहनोई बोलते जा रहे थे, ब्याह किया, हमें खबर तक नहीं लगने दी, हर समय बुढ़िया की लप्पो चप्पो में लगा रहता है। क्या हम कुछ समझते भी नहीं? आप कुछ भी समझ सकते हैं। पर विकास की आवाज़ अब इतनी सर्द हो आई थी कि राधिका कांप उठी। सच यही है कि मैंने उनके जो भी पैसे खर्च किए हैं सिर्फ उनके ही ऊपर किए हैं। उनके बाकी सारे पैसे अलग अलग योजनाओं में सुरक्षित हैं, पर मैंने उनके हाथ में कुछ नहीं छोड़ा है, तो सिर्फ आपके और अपने तथाकथित चाचा जी के डर से। मैं नहीं होता तो आप लोग कब का उन्हें रास्ते का भिखारी बना चुके होते। अब रही बात उनकी मृत्यु के बाद की, तो विश्वास कीजिए अगर मेरे और मुक्ता के हाथ पैर सलामत रहे तो हमें उनकी संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ, उनका वारिस उनका पोता होगा तो उसका हक ज़रूर बनेगा। आपने मुझे तो किसी का अपना नहीं होने दिया पिताजी, पर अनिमेष उनका है, उसे उनका ही रहने दीजिए। बहनोई अभी भी गुस्से में थे। अंदर जाने क्या क्या तर्क कुतर्क चल रहे थे, पर राधिका को और कुछ भी सुनने की अब चाह नहीं थी। विकास की बातों की सच्चाई को उनकी अंतरात्मा ने पहचान लिया था और उनके लिए यही बहुत था। भीगी आंखों को पोंछते हुए उन्होंने अनिमेष को उठाकर सीने से भींच लिया और अपने कमरे में लौटकर अनिमेष को टीवी खोलकर बैठा दिया और बाहर से अनिमेष का दरवाज़ा बंद कर विकास के कमरे की तरफ चल पड़ी। एक दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने विकास का दरवाज़ा इतनी तेज से खटखटाया कि अंदर सभी की बोलती बंद हो गई। विकास ने आकर दरवाज़ा खोला। अपने बहन और बहनोई की तरफ मुखातिब होकर बोली, आज रिश्तों की मर्यादा इसी में है कि आप लोग यहाँ से बिना बेइज्जत हुए ही लौट जाएं और आज के बाद आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, अगर विकास चाहे तो आप लोगों से मिल सकता है, लेकिन मौसा मौसी की तरह से, माँ बाप की तरह से नहीं। गलती मेरी है जो मैंने अपने बेटे का अधिकार आप लोगों के हाथ में दे दिया। विकास उसी दिन मेरा बेटा हो गया था जिस दिन मैंने उसे गोद लिया था। मेरी सारी प्रॉपर्टी का अधिकार मेरे बेटे, बहू और पोते का है और उनसे सवाल पूछने का हक मैं किसी को नहीं देती हूँ। आप दोनों लालच में यह भी भूल गए कि उस बच्चे के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसे आपने पराया कर दिया सिर्फ अपने लालच के लिए। मेरे गोद भरने के एहसान तले दब कर मैं आप लोगों को पूछती थी, लेकिन आज आप लोगों का सच सामने आते ही मेरे मन में आप लोगों के लिए घृणा उत्पन्न हो गई है। जो अपने बच्चे के नहीं हुए वो किसी और के क्या हो सकते हैं। आज मैं यह फैसला विकास पर छोड़ती हूँ कि विकास आपके साथ जाना चाहता है या मेरे पास रहना चाहता है। मुझे विकास का हर फैसला मंजूर होगा, लेकिन मैं उसे ऐसे दो पाटों के बीच में पिसते हुए नहीं देख सकती। यह कहकर वह जैसे ही जाने लगी, विकास उनका हाथ पकड़कर रोने लगा। माँ, मुझे आप अपने आप से अलग मत करिए। मैं आपका ही बेटा हूँ और आपके ही छत्र छाया में जीवन भर रहना चाहता हूँ। विकास को गले लगाते हुए उन्होंने अपने बहनोई की तरफ एक बार मुड़कर फिर देखा और कहा कि 5 मिनट के अंदर यह मेरा घर खाली हो जाना चाहिए। उनके बहन और बहनोई अपनी बहन का यह रूप देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें तो कभी यह अंदाजा भी नहीं था कि राधिका ऐसा भी कोई फैसला ले सकती है। अब उनके पास वापस जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था और राधिका अनिमेष के पास जाकर उसे ऐसे पकड़कर अपने आंचल में समेट लेना चाहती थी जैसे कोई उनसे कभी उसे अलग न कर सके। विकास और मुक्ता माँ की ऐसी हालत देखकर एक दूसरे के तरफ देखकर जाकर माँ के गले लग गए। आज राधिका जी की आंखों से शक और पश्चाताप के सारे आंसू निकल रहे थे और सही रूप में आज माँ और बेटे का मिलन हो रहा था। यह कहानी आपको कैसी लगी? राधिका जी का फैसला आपको कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।